हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वैन। सो गाइस, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो मैथमेटिक्स की देखी होगी। ओके। तो उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था, और जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो पहले चैप्टर का नाम है वो मैट्रिक्स है इंग्लिश में, जिसका नाम मैट्रिक्स है। ओके, हिंदी में हम उसे बोलेंगे आव्यूह। तो आज इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, और इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इससे पहले यदि वो परीक्षाओं में यदि ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो उन परिभाषाओं को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आज से पहले हुए हैं उनमें कुछ डेफिनेशंस इस चैप्टर से पूछी गई हैं। क्या आप भी क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सी डेफिनेशन है इसकी कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार एक, आप कह सकते हैं, ऑर्डर्ड रेक्टेंगल अरे होता है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है क्या होता है, एक ऑर्डर रेक्टेंगल अरे होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पर। तो ये क्या कैसे लिखनी है, सबसे पहले यदि यदि एम एन, ठीक है, ये एम एन भी बताऊंगा ये होता क्या है। एम एन संख्याओं वास्तविक हो सकती हैं या वो सम्मिश्र भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जो संख्या होंगी वो वास्तविक भी हो सकती हैं और सम्मिश्र भी, के समुच्चय के, ओके, अवयवों को एम पंक्तियों, मतलब यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों। इंग्लिश में हम पंक्तियों को कह सकते हैं रो, ठीक है। एम जो होंगी वो रो होंगी, ठीक, क्लियर। तथा जो एन है, ये एन है, तथा यहाँ पर लिखेंगे तथा एन स्तंभों। तो स्तंभों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉलम, ठीक, क्लियर। स्तंभों, कॉलम्स। और स्तंभों के एक स्तंभों के एक एक आयताकार, ठीक। तो एक आयताकार सारणी, मतलब एक क्रमित सारणी होगी वो, एक तरीके से क्रमित सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उसे उसे क्या कहेंगे, m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एम। तो उसे m इंटू एन क्रम का आव्यूह कहेंगे, ठीक है। ये आपने नोट कर ली होगी परिभाषा, आव्यूह कहते हैं, इतना लिखना है। ये आपकी डेफिनेशन अक्सर परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। आव्यूह क्या होता है, वैसे 5 नंबर में नहीं पूछी जाती है, करीब 2 नंबर की करीब में ये परिभाषा 1 या 2 नंबर की करीब में पूछी जाती हैं। कुछ और भी डेफिनेशंस है जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, ये कह रहा है कि यदि एम एन संख्या, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा आपको अच्छे से। एम एन संख्याओं के समुच्चय के अवयवों को, एम पंक्ति मतलब रो, जो पंक्ति होंगी आपकी, रो को आप समझते होंगे, रो क्या होती है, ठीक है, उसको एम से शो करेंगे, और एन को किस से शो करेंगे, कॉलम से। तो हमें पता चल जाएगा। अब आगे इसको मिटाते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाता हूँ। जैसा कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल ये है, जैसा कि हम सपोज मान सकते हैं, ठीक है, ये A11, ये A12, ठीक है, ये आप A13, ठीक है। ये आपको लिखना है A21, ये A22, ये A23। यहाँ पर थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, ये इसका, ठीक है, कॉलम। यहाँ पर लिखेंगे A31, 32, ये A33। तो यहाँ पर इस प्रकार का हमारे पास एक काव्य है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एक काव्य। डेफिनेशन क्या थी, m इंटू एन। तो यदि मैं आपको यहाँ पर m n, मतलब
जो आपकी रो है, ठीक है, ये तो आपका एम रो, ठीक है, ओके, ये आपका क्या हो गया, कॉलम है, ओके क्लियर। जो आपका ऑर्डर है एम इंटू एन, यहाँ पर क्या लिखना है, आप इसको लिख सकते हो एम इंटू एन के ऑर्डर में है ये, ठीक है, एम इंटू एन के ऑर्डर में ये आपका आव्यूह है, क्लियर। अब मैं दूसरे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसा कि आपके सामने कोई एक आव्यूह इस प्रकार का है, ओके, समझने की कोशिश करेगा, 1 2 3 इस प्रकार का कोई आव्यूह है, 4 5 6, ये एक आव्यूह है, ये कितने बाई कितने का है, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक रो ये हो गई, ठीक, एक रो ये हो गई, ठीक, दो तो इसमें रो हो गई हैं, आपकी कॉलम देखना है, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तीन इसमें कॉलम है। तो यहाँ पर जो साइड में आपको लिखना होगा एम इंटू एन की जगह, तो एम यहाँ पर क्या होती है, रो होती है, तो रो यहाँ पर कितनी है, 2 2 बाई, और यहाँ पर जो कॉलम है 3, तो ये जो फॉर्मेट बना वो कितने का बना, 2/3 का फॉर्मेट बना ये, इस प्रकार का। आप अब आप आसानी से आप अच्छे से पहचान कर सकोगे कि ये ऑर्डर किसका है, क्योंकि ऑर्डर भी पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि जो भी कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए आप भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 प्लस के करीब इसमें से आता है, ठीक है। तो जितने भी आप की चैप्टर है मैं अच्छे से एक एक कराऊंगा, जितने भी कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए भी, ओके। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो 45 प्लस लाना चाहते हैं तो उनको सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, अब आपने ऑर्डर को पहचान लिया है किस प्रकार से, यदि मैं यहाँ पर कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार का ये आव्यूह है, ठीक। तो ये कितने बाई कितने का ऑर्डर का होगा, तो यहाँ पर ये होगा आपका 3/3 का, ठीक है, क्लियर, 3/3 का ये ऑर्डर का आव्यूह हो जाएगा, क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि आपके, देखो इसमें एक और चीज मैं समझाऊं आपको यहाँ पर, जैसा कि ये आपके सामने है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो अवयव हैं ये तो आपके अवयव हो गए 1 2 3 4 5 6, मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं कंपोनेंट हैं ये आपके 6, ठीक। यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ A12 की, ठीक, तो जैसे कि A11 है, यहाँ पर मैंने सबसे पहला एग्जांपल A11 के स्थान पर ये हो गया, A12 के स्थान पर ये, A13 के स्थान पर ये हो गया, A21 के स्थान पर ये, A22 के स्थान पर ये, A23 के स्थान पर ये, ठीक। अब यहीं तक ही इसने दिया है, तो मैं पूछने लगूं कि A12, ठीक है, A12 में क्या चीज़ है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो दूसरा अंक है जो 2 है वो प्रथम पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव है। कैसे, ये कह रहा है कि दूसरा दूसरा जो अंक है 2 अंक प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति में तो ये है, और कॉलम कौन सा है, ये पहला तो ये कॉलम हट गया और दूसरे कॉलम में ये अवयव है, ठीक है, दूसरे कॉलम में है, क्लियर। डाउट क्लियर हो गए आपके सब। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। देखो अब मैं बात करूं कुछ प्रकार के जो आव्यूह हैं आपके, जो आव्यूह अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन आव्यूह की तो मैं आपको डेफिनेशंस यहाँ बोर्ड पर लिख दूंगा। जो आव्यूह नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको मैं केवल आपको मौखिक रूप से ही बता रहा हूँ। जैसा कि अगला आपका इसमें एक पहला टाइप है, वो पहले टाइप का नाम है आपका स्तंभ आव्यूह, मतलब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कॉलम, ठीक, मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखो आप इसी से लगा सकते हैं कि ऐसा आव्यूह या यदि किसी आव्यूह में, ठीक है, केवल एक स्तंभ हो, मतलब ये कह रहा है केवल एक ही कॉलम हो, तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, ओके। जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक स्तंभ जैसे हमने ये मान लिया, उसने कहा एक ही स्तंभ होना चाहिए, ठीक, तो ये कितने बाई कितने का है ऑर्डर, ठीक है, स्तंभ केवल एक है और पंक्ति 1 2 और 3 है, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक ही स्तंभ है और इसमें जो रो है वो कितने के हैं, 3 रो आपकी हैं यहाँ पर। तो हम जो ऑर्डर लिखते थे वो m इंटू एन के रूप में लिखते थे, तो ये क्या होती थी रो और ये क्या होती थी कॉलम, क्लियर। अब तो यहाँ पर क्या होगा 3/1 का आपका ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्लियर। अब आपका जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार से रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति हो, उस पंक्तियों के आप उसको क्या कहते हैं, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें स्तंभों की संख्या एक से अधिक हो सकती है।
दूसरा है आपका जो नेक्स्ट है टाइप में रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स होगा। रॉ मैट्रिक्स का उदाहरण मैं यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसा कि कोई यहाँ पर ये तो कॉलम के रूप में है, तो हमें पंक्ति के रूप में लिखना है 1 2 3। ये आपका क्या है, एक आव्यूह है। इसमें हमें देखना है केवल एक ही रो है, एक रो होनी चाहिए। रॉ मैट्रिक्स में एक ही रो होनी चाहिए, तो एक रो है लेकिन स्तंभ 1 2 और 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर रो कितनी है, एक है, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये 1/3 का ये ऑर्डर हो चुका है आपका। आगे नेक्स्ट है तीसरा टाइप से आपका क्षैतिज आव्यूह, मतलब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, इतना आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखना है। परिभाषा भी मैं संग के संग आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, मतलब जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है, पंक्तियों की जो संख्या है, सपोज आपने पंक्ति की संख्या 1 है, ठीक है, या 2 है, आपकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। ठीक है, स्तंभ जितने यहाँ पर आपने 2 लिया और स्तंभ है 1, इससे कम है। ठीक है, तो कम है तो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब देखते हो इसके मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ अच्छे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप मानिए इस प्रकार का कोई एक आव्यूह है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो उसने इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है इसकी में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करना पंक्तियों की संख्या 1 2, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, तो स्तंभों से क्या है, यहाँ पर 1 2 3 इससे कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। अब आगे है आपका वर्टिकल। ठीक है, अब वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी प्रकार से वर्टिकल मैट्रिक्स में उल्टा हो सकता है। ठीक है, कैसे कि जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या, इसमें बात हुई थी पंक्तियों की संख्या, लेकिन इसमें बात होगी कॉलम की संख्या की। ठीक है, स्तंभों की संख्या से यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम है, तो उसको हम ऊर्ध्वाधर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पर मान लिया इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार का कोई एक आपका आव्यूह। ठीक है, सपोज उसने कहा है इसमें जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या, तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या 1 2 है केवल, और पंक्तियों की संख्या से कम हो, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, और उससे तो पूरी तरीके से कम है, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने 2, तो 3/2 का है। सीधी सी डेफिनेट बात है कि ये जो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आव्यूह आपका आता है। तो आगे आपका आव्यूह है वर्ग आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्ग आव्यूह को स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ठीक है, तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे कि सपोज आपका एक मैं लेकर बताता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार का है। उसमें वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पंक्ति कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3, तो 3/3 का है। तो इससे हम पहचान लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव, मतलब विकर्ण आव्यूह होता क्या है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, देखो यहीं पर मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि विकर्ण के अवयव जिस रेखा पर होते हैं, मतलब एक तरीके से विकर्ण यहाँ पर जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पर अलग से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई आपका आव्यूह है। ओके, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण डायगोनल। ओके, वो सभी आप समझते होंगे डायगोनल होता कैसे है। तो डायगोनल हमेशा इस प्रकार का होता है। ठीक,
एक विकर्ण के रूप में। ओके, तो इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो कौन कौन से आएंगे यहाँ, 1, 5, 9 ये हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो मैट्रिक्स बनेगा आपका, ठीक है, वो विकर्ण आव्यूह होगा। और इसको हम विकर्ण आव्यूह को कैसे कह सकते हैं, इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव, ठीक है, ये क्या था मेरे लिए समझाने, मैंने आपको जो समझाया है ये चीज, ये आपको एक तरीके से मैंने समझाया है केवल विकर्ण। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका विकर्ण हुआ। लेकिन जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो इससे अलग होगा। उसमें क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, यहाँ पर मैं अच्छे से साइड में कोई छोटा सा आव्यूह लेकर समझाता हूँ। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि ये है आपका 1 0 0, ठीक, 0 2 0 और 0 0 3, इस प्रकार का कोई आपका एक मैट्रिक्स है। क्लियर, ये आपका कोई मैट्रिक्स है। ये तो आपका विकर्ण मैंने आपको समझाया था कि विकर्ण होता क्या है, इस प्रकार का। ठीक है, ये तो आपका समझ में आ गया होगा, ये विकर्ण है। लेकिन आपका डायगोनल मैट्रिक्स आप कैसे पहचानोगे, इसकी अलग से डेफिनेशन ये है कि अतः किसी भी वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह तो बन ही रहा है 1 2 3, 1 2 और 3, मतलब 3 ही स्तंभ और 3 इसमें पंक्तियां हैं। क्लियर। तो आगे अब क्या करना है हमें, यहाँ पर विकर्ण आव्यूह की पहचान कैसे करनी है। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव, मुख्य विकर्ण क्या होती है, ऐसे करके हम मुख्य विकर्ण को पहचान लगाते हैं, तो इसकी भी मुख्य विकर्ण के लगाते हैं पहचान। ठीक है, ये इसको छोड़कर बाकी जितने भी शेष अवयव हैं, तो एक अवयव ये बचे, ये सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो उसको हम बोल सकते हैं विकर्ण आव्यूह। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स आप उसको पहचान सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। आगे है आपका नेक्स्ट है इकाई आव्यूह या तत्सम आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ओके, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इंग्लिश में हम बोलेंगे यूनिट और इंडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। तो कोई भी एक वर्ग आव्यूह आप अच्छे से समझ गए होंगे, 3x3 का होना चाहिए या 4x4 का होना चाहिए या 2x2 का होना चाहिए। ओके, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सारे अवयव शून्य हों, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता है। कैसे, उसने कहा है, देखो सेम अभी पीछे वाला था, सेम वही पूरा प्रोसेस है। इसमें क्या है 1 0 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 0 1 0 0 0 1, ये इस प्रकार का। वो कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह तो ये बन रहा है, ठीक है, 3 1 2 3 3x3 का है ये। ओके, तो यहाँ पर साइड में लिखने ला 3x3 का ये एक मैट्रिक्स है। ओके, कौन सा मैट्रिक्स है, ये है यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करना है, एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक, मतलब जितने भी मुख्य विकर्ण कैसे होती है, ये क्या होनी चाहिए, एक ही होने चाहिए, मतलब 1 1 1 होना चाहिए। यदि यहाँ पर 2 होता, यहाँ 3 होता तो ये नहीं होता यूनिट मैट्रिक्स। ओके, बाकी जितने भी अवयव हैं वो भी शून्य होने चाहिए। ठीक है, ये इसने कहा है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब आगे है शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स, इससे तो पूरी तरीके से आपको पता चल रहा है कि वो आव्यूह क्या होगा जिसमें रो और पंक्तियों में सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार का भी हो सकता है वो, ठीक है, आव्यूह, या इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, शून्य आव्यूह, मतलब आपका जीरो और नल मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट टाइप मैं यहाँ पर गिर देता हूँ, आप नोट कर लेना, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक एक आप अपनी नोट्स बुक्स में मैथ की, उसमें इन सभी को नोट कर लेना अच्छे से, और एग्जाम्पलों को मैं केवल यहाँ पर समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ओके, ये अक्सर जो परीक्षा में डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, वैसे तो मैं साथ के साथ आपको डेफिनेशंस बताता चल रहा हूँ और समझाता चल रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होगी वो उसको डेफिनेशंस को लिख भी दूंगा। ओके, आपकी सहूलियत के लिए। ओके, आगे नेक्स्ट है आपका जो लास्ट है इस वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट टाइप है, और अगली नेक्स्ट वीडियो में जितने भी टाइप्स बचे हुए हैं मैट्रिक्स के वो सभी कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये लास्ट है आपका मैट्रिक्स की त्रिभुजीय आव्यूह, मतलब ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ये 2015 में पूछा गया है, इसको अच्छे से मैं लिख दूंगा। जैसा कि आपके सामने ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, ये डेफिनेशंस 2015 में पूछी गया है,
और इससे भी पहले परीक्षाओं में ये डेफिनेशन पूछी गई है। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी कैसे है, यदि किसी वर्गाव्यूह में, वर्गाव्यूह आप समझ सकते हैं किस प्रकार का होगा, उसमें मुख्य विकर्ण भी मैंने अच्छे से समझा दी थी, ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर जो ऊपर के अवयव तथा नीचे के अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज यहाँ पर मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ, यहाँ पर जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो होगा यूनिट मैट्रिक्स हुआ, क्यों, उसमें क्या है, ये आपका मुख्य विकर्ण है, इसके सभी अवयव क्या है, ये तो 1 होनी चाहिए मुख्य विकर्ण, लेकिन इसने इसमें ऐसा नहीं कहा है। इसमें कहा है मुख्य विकर्ण के ऊपर तथा नीचे के सभी अवयव, ये तो शून्य है, लेकिन उसमें बीच में यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर क्या हो सकता है 2 और 3 भी हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, यदि 1 2 3 आ जाते हैं, यदि 1 1 तीनों में मुख्य विकर्ण में 1 1 होता केवल, तो उसको आपको रखना है अलग यूनिट मैट्रिक्स में, ठीक है। यदि 1 2 3 रखना है, अगर आइडेंटिफाई आपसे कराता है वो कि कौन सा मैट्रिक्स है, 1 2 3 आता है यहाँ पर, और ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव, ये ऊपर के अवयव ये नीचे के अवयव हैं, उसको हम किस में रखेंगे, उसको हम रखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ओके, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया हो। लेकिन इसमें दो कंडीशंस भी हैं, एक तो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में क्या होता है, जैसे कि आपको मैं अभी बताऊं कि कोई भी है, अपर में क्या होगा, कोई भी ये एक आपका त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी कोई आपका एक आव्यूह है, उसमें उच्च में क्या होता है, पहली कंडीशन में यहाँ पर आपको बता दूं, इसमें दो प्रकार के टाइप्स हैं। उच्च मतलब अपर, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, समझ जाना आप अच्छे से अपनी बुक में लिख लेना। उसमें क्या होता है, कोई भी काव्य है इस प्रकार का, ठीक है, 1 2 3 0 1 2 0 0 3, इसमें क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन ये है, यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह, ये त्रिभुजीय आव्यूह है, ओके, इसके मुख्य विकर्ण ये है आपकी 1 1 3, ठीक है, ये है, ठीक है, इसके नीचे की जो अवयव हैं 1 0 0 हैं, ये क्या है, शून्य होनी चाहिए, मतलब अपर में नीचे की अवयव होनी चाहिए शून्य। और जो आपका सेकंड टाइप है, इसी में सेकंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, उसमें क्या होगा, ये जो अवयव हैं, ठीक है, अलग से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये बना लेता हूँ, 1 0 0 2 3 0 3 6 1, ठीक है, इसमें क्या होंगे, ये मुख्य विकर्ण हो गई, इसके ऊपर के अवयव, ठीक है, नीचे लोअर में क्या होगा, ऊपर के अवयव, और अपर में क्या होगा, नीचे के अवयव शून्य होने चाहिए। तो उसको अलग से आप डिफाइन अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर लिख भी दी है डेफिनेशन, और अच्छे से मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिए हैं सभी डेफिनेशंस। लेकिन कुछ डेफिनेशंस बची हुई हैं जो अगली नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे, और इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ये डेफिनेशंस नहीं समझ में आती हैं तो आप इनके सवालों को बहुत कम कैच कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सभी डेफिनेशंस बताई हैं, और अभी हमारे पास बहुत काफ़ी टाइम है, और बेसिक से ही मैं आपको एक एक चीज़ लेकर चल रहा हूँ। ओके, सो गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उन तक हमारी वीडियो शेयर करनी है, आपको हर एक स्टूडेंट तक, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा सब जगह आपको शेयर करनी है हमारी वीडियो। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।